एक बात समझ लेना चाहिए कि झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे बहुत दिन जिंदा नहीं रह पाता। तो झूठ का झाड़ और सच का पहाड़, किसका झूठ और किसका सच, ये एक अब सवाल बना रहेगा। अभी राजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं और अरविंद जयतिलक भी हमारे साथ हैं। राजन जी, अभी नकवी कह रहे थे कि झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के सामने बहुत दिन तक नहीं टिक सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये वैसे जुमले हैं जो कि चुनाव में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब किसका झूठ और किसका सच, ये सवाल हालांकि बना रह जाता है। तो किस तरफ इशारा कर रहे थे? राफेल को लेकर के जाहिर सी बात है, राफेल की बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस जो प्रोपेगेंडा कर रही है, उनका आरोप था कि जो आरोप लगा रही है वो सफ़ेद झूठ है और वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। आपको लगता है कि इस चुनाव में राफेल मुद्दा हो सकता है? देखिए, 2 दिन पहले तक तो बहुत गंभीर मुद्दा नहीं था और जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस मामले पर इसकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेंगे, तब से दोनों ही पार्टियों को बोलने का मौका बराबर अब मिलेगा और उसका वो लाभ लेना शुरू कर दिया। बीजेपी ने तो कल राहुल गांधी ने शुरू किया था, अब बीजेपी उसका जवाब देने लग गई है। अभी मुख्तार अब्बास जी ने ये बात कही है और दबे चुके आपको रोकूंगा। कुमार विश्वास को सुनिए, रोचक होता है इनको सुनना। भारत की दशा और दिशा क्या होगी, वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व क्या होगा, हमारी जीडीपी क्या होगी, हम अपने सवालों को एड्रेस कैसे करेंगे, या जो हमें एक विकासोन्मुखी सर्वस्वीकार भारत बनाना है जिसमें कौमी यकजहती का, सांप्रदायिक सद्भाव का टेक्सचर हो, जिसमें हमारे जो संस्थान हैं जो हमने लोकतंत्र में 70 वर्ष में तैयार किए हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऐसा भारत कैसे बनाएंगे। और दूसरा जो आपका प्रतिनिधि है, चूंकि आपका वो आपको रिप्रेजेंट करता है, उस रिप्रेजेंटेटिव की स्थिति कैसी है, क्या 5 वर्षों में उसने सवाल उठाए हैं, क्या वो आपसे मिला है, क्या आपका क्षेत्र जब संकट में फंसा है तो वो आपके दुख में आकर खड़ा हुआ है। इन 2 प्रश्नों को तय करते हुए मैंने और मेरी पत्नी ने वोट दिया है और बाकी मैं आशा करता हूं कि भारत भर के लोग इन्हीं मूल मुद्दों पर विचार करके वोट करेंगे। सर, जिस हिसाब से यूपी की ही बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टियां बात कर रही हैं, मायावती जी मुस्लिमों को अपील कर रही हैं वोट करने की, उधर दूसरी तरफ सेना को, बाकी चीज़ों को लेकर बात हो रही है, तो किस हिसाब से? देखिए, चलते चुनाव में किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का नाम लेना, मुझ जैसे व्यक्ति का जिसके कुछ साथी भी हैं, समर्थक भी हैं, दोस्त भी हैं, प्रेम करने वाले हैं, वो आचार संहिता की मूल भावना के विपरीत जाएगा। और मैं तो उससे बंधा हुआ भी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं प्रचार में कर हूँ और ना मैं प्रत्याशी हूँ, फिर भी मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए एक जागरूक मतदाता होने के नाते। लेकिन मैं चुनाव आयोग से भी अपील करूँगा कि हमें थोड़ा आपका और सख्त चेहरा देखने की इच्छा थी और इच्छा है। अगर आप इतना ढीले व्यवहार करेंगे तो मतदाता की जो शक्ति है वो कमजोर होगी, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व तो चुनाव आयोग ही है। अगर चुनाव आयोग 1-2 व्यक्ति की पात्रता रद्द कर देता या थोड़ा सख्त एक्शन ले लेगा तो मुझे लगता है कि बयानों पर रोक लगेगी। ये बड़ी अशोभनीय बात है कि हम अपने मानक प्रतिष्ठानों का उपयोग वोट लेने के लिए करें या हम धर्म के नाम का या जाति के नाम का इस्तेमाल करें। सर, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की बात हो तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं अलायंस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं महागठबंधन की बात हो रही है। अभी तक कांग्रेस के अगेंस्ट ही आम आदमी पार्टी अब अलायंस के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, इस देश में 5-6 वर्ष पहले जो विमर्श प्रारंभ हुआ था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और विकासोन्मुखी भारत का, 2 बातें चली थी, दोनों ही बातें हाशिए पर। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के स्वप्न की हत्या में हम भी अपराधी हैं, हमारे दामन पर भी चीट है, क्योंकि अब वो पार्टी और विचार तो है नहीं, अब वो एक आत्ममुग्ध, अहंकारी और असुरक्षित आदमी के यहाँ कैद एक संस्था है। जब तक उस कैद की मुक्ति नहीं होगी, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद हो चाहे विधानसभा चुनाव के बाद हो, तब तक वहाँ कुछ प्रयास करना है, उस पर टिप्पणी करना अप्रासंगिक है। ये बड़ा ही छल है इस देश की आशाओं के साथ कि जिनके कभी खिलाफ थे, जिसके कारण ही देश के और विश्व भर के लोगों ने आपको समर्थन दिया कि आइए लड़िए, आज आप उन्हीं के दरवाजे पे 50 बार पहुंच जाते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको मना करते रहते हैं। तो ये बेसिकली करोड़ों लोगों की उम्मीदों का अपमान है और मुझे लगता है कि समय आने पर मतदाता भी इसका उत्तर देंगे और मुझ जैसा आदमी जिसे प्रायश्चित करना है, जब ठीक डायस बन जाएगा तो मैं इसका प्रायश्चित भी करूंगा। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि अपने घर से निकलिए, हर चरण में निकलिए, क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 वर्ष आप अपनी सरकारों से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार अपने पास रखें, तो सबसे पहला काम यह कि आप वोट डाल के आइए, ताकि आप कह सकें कि आपको वोट दी थी और आपने मुझे मेरा पानी नहीं दिया, मेरी सड़क नहीं दी, मेरा अस्पताल नहीं दिया, मेरी शिक्षा नहीं दी, या मुझे भारत जैसा चाहिए था वैसा नहीं दिया। धन्यवाद।
तो आपने सुना कुमार विश्वास को, उन्होंने दुनिया भर की जो के मुद्दे जो कि जिस पर की वोट होने चाहिए और वाकई जिस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और वो मुद्दे जो कि आपसे हमसे सरोकार रखते हैं, जिनका सीधा रिश्ता आपकी हमारी बेहतरी से है, वो मुद्दे जिन पर कि हमें असल में वोट करने जाते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन कितने लोग हैं जो कि ऐसे मुद्दों पर वोट डालेंगे, सवाल है। क्योंकि इस बार जिस तरीके से वोटिंग हो रही है और जिस तरह के मुद्दे हवा में हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसमें उस तरह के इशूज जिसको असल में चुनावों में उठाया जाना चाहिए, असल में जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जिस पर बहस की गुंजाइश है और जिसके जो असल में आपकी हमारी जिंदगी का रुख तय करते हैं, वैसे मसले क्या वाकई इस चुनाव में वोटिंग का आधार बनेंगे? क्या वो वाकई एक डिसिसिव फैक्टर के तौर पे हम इस चुनाव में देख पाएंगे, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे। उन्होंने जीडीपी से लेकर और विकास से लेकर धार्मिक सद्भाव और ऐसे तमाम चीज़ों की बात उन्होंने की कि पिछले 70 सालों में भारत ने जो हासिल किया है उसे और आगे बढ़ाने, उसे और बेहतर करने के लिए जो कुछ किए जाने की ज़रूरत है, उसमें कौन सहयोग करेगा और कौन उसके लिए आगे आ रहा है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। कौन है जो उसका असली झंडाबरदार है, उसकी पहचान हमें करनी चाहिए इस चुनाव में। क्या ये हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। राजेंद्र जी, अभी जो चर्चा हो रही थी, हम आएंगे जो कुमार विश्वास ने कहा है उस पर भी, लेकिन अभी हमने चर्चा की कि जो हमने चर्चा जिस चर्चा की शुरुआत हमने की थी, मैं चाहता हूं कि उसी को आप आगे बढ़ाएं कि राफेल पे बात हो रही थी, जो अब्बास नकवी ने जो कहा था कि वो झूठ का झाड़ और सच का पहाड़। हाँ, तो झूठ का झाड़ किसका है और सच का पहाड़ किसका? जरा देखिए, झूठ का झाड़ और सच का पहाड़, ये सब बातें, ये सारा जुमला बीजेपी का विपक्ष के लिए है, अपने लिए नहीं है। अगर यही सवाल उनसे पलट के पूछ लिया जाए तो वो उसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है ना? यही बात बस खाली लोगों को खलती है। और मुख्तार जी से, अब्बास से भी ये बयान दिलवाना। बाबा रामदेव भी वोट डालने पहुंचे हैं, हरिद्वार में हैं संभवतः। मैं ये तस्वीरें बहुत, हाँ, ये आज जो तस्वीरें और बयान दोनों महत्वपूर्ण है। बाबा की तस्वीर तो बहुत ही रोचक है कि पूरे 5 साल ये बीजेपी किससे दूरी बना के रखे, और पिछले बार ये मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे थे, और इस बार मोदी जी के प्रचार थोड़े खींचे से दिखते हैं, थोड़े खींचे से दिखते हैं बाबा। खींचे से अब तो चूंकि बाबा बहुत बड़े कारोबारी हो गए हैं, और कारोबारी व्यक्ति का सरकार से रिश्ता खिंचा हुआ रहता है, क्योंकि तमाम लाभ जो सरकार उससे, तो कारोबारी तो पहले भी थे। कारोबारी तो जब ये 2014 में भी बड़े कारोबारी हो चुके थे, तब तो वो 4-5 हजार करोड़ की कंपनी तो तब भी दावा करते थे कि इनकी थी। आज तो बताते हैं लोग कि 25-30 हजार करोड़ की कंपनी हो गई। लेकिन पीछे 5 साल में इनकी कंपनी को जितना विस्तार मिला है, इनको जितनी जमीनें मिली है अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, वो 2014 के पहले नहीं थी, वो शुरुआत थी। पर बढ़ाव ये हुआ, भी क्यों खींचे हैं? असली सवाल तो ये बालकृष्ण। देखिए, मैंने बताया ना कि जो कारोबारी होता है, वो जब बड़ा कारोबारी बन जाता है तो सरकार से उसके कुछ रिश्तों में खिंचावट आ ही जाती है। नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसकी उम्मीदें, उसके सपने भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और फिर जवाबदेही बढ़ जाती है, इसलिए। और सरकार से लेने की क्षमता, लालसा है, वो भी बड़ी हो जाती है। हाँ, वो भी बड़े हो जाते हैं। उसमें जहां अड़ंगा लगता है तो वहां ये लगता है कि हम इतने बड़े कारोबारी, खिंचाव शुरू हो जाता है। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो वहां से क्लैश शुरू होता है। तो ये है फिलहाल तो बाबा जी, ठीक है। हाँ, बाबा जी की कहानी हुई है, बाबा जी की कहानी है। और बाबा जी फिर लौटे। हाँ, झूठ का झाड़ और सच का पहाड़। हाँ, तो सच का पहाड़ पे ये है कि मुख्तार अब्बास जी ने जो आज ये बात कही है, वो भी इनसे जब पूछी जाएगी तो इसका जवाब वो नहीं देंगे। और राफेल एक इशू अब इस चुनाव में आगे प्रचार में रहेगा। इसको बार बार विपक्ष पूरी तरीके से उठाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा समझा है, इसीलिए अपने फैसले पर वो रिव्यू कर रहा है। अरविंद जयतिलक, आपको भी लगता है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए, उसमें उसके पहले भी राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था? आपको लगता है कि उस चुनाव पे उसका असर पड़ा? और इस बार भी चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने
उन दस्तावेजों के आधार पे भी सुनवाई को स्वीकार कर लिया है, रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया है, जिसके सरकार चोरी हो जाने का दावा कर रही थी, और उसके आधार पे उन दस्तावेजों की वैलिडिटी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। बावजूद इस केस को खारिज करते हुए इस दावे को सरकार के, और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया, उन दस्तावेजों को भी सबमिट करा लिया। तो आपको लगता है कि ये सरकार के लिए एक सेटबैक है, और ये एक तरीके से फिर से राफेल के जो बोतल में बंद जिन था, एक बार फिर से उसको खोल देगी? रंजीत जी, इसको दो संदर्भों में हम लोग देख सकते हैं। हाँ। एक कि राफेल का क्या प्रभाव जो विगत विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पर असर पड़ा और कांग्रेस को इसको फायदा मिला। हाँ। देखिए, इसके कोई स्पष्ट संकेत नहीं आए, और जिन राज्यों में जो है बदलाव हुआ, हाँ। उन राज्यों में जो है कई वर्षों तक सरकारें रही भारतीय जनता पार्टी की, तो बदलाव एक सुनिश्चित प्रक्रिया। तो फिर राहुल गांधी को इतना प्रेम क्यों है इस मुद्दे से? अगर इसका डिविडेंड नहीं मिल रहा है जी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं, हाँ। तो पता नहीं, तो राहुल गांधी इसको इतने जोर शोर से क्यों उठा रहे हैं चुनाव के? सवाल यह है कि देखिए, चुनाव के लिए कुछ मुद्दे चाहिए। हाँ। आखिर हम विपक्ष के ऊपर वार कैसे करेंगे? हमारे पास कोई ना कोई तो हथियार होना चाहिए, और युद्ध के समय कोई नया हथियार जो है न तो उसका जो आविष्कार किया जाता है न वो प्रभावी होता है। तो चूंकि ये जो कम से कम 1.5 साल 2 साल से ये जो मसला चल रहा है, और अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार भी कर लिया है, तो स्वाभाविक रूप से जो है अभी तक वे जो चौकीदार चोर कहा करते थे, तो राफेल जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है इस पीछे से उनको जो है बैक देगा, और ये पूरी प्रभावी तरीके से जो है इस पर जो है कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रंजीत जी, अभी वो सच और झूठ की बात हो रही थी। एक दिन मैंने आप ही के ओपन कार्यक्रम में मैंने कहा था कि झूठ की जो जुबान होती है बुढ़ापे की जान की तरह होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, देर सवेर जो है जनता के सामने आएगा ही। जी, अच्छा, ठीक बात है। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बयान भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो पूरे देश भर से आ रही है, और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से उत्साह के साथ, बहुत जोशो खरोश के साथ किस तरीके से आम लोग वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वीआईपी भी वोटिंग के लिए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। ये जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, और वहाँ भी जितेंद्र सिंह पहुँचे हैं वोट डालने के लिए, देखिए। और तो ये तस्वीरें, जब कोई वीआईपी जाता है तो तस्वीरें अपने आप एक तरीके से मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह वो तस्वीरें देती हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, कि एक बूढ़ी महिला जो लाठी के सहारे वोटिंग बूथ तक पहुंची थी, और वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो बिना सहारे के चल सके, लेकिन वोटर आईडी कार्ड लेकर के और पोलिंग बूथ तक पहुंचना, ये आपके लोकतंत्र की असली ताकत है। ये आपके लोकतंत्र की असली तस्वीर है, जो कि इस लोकतंत्र में आपके भरोसे को, आपके विश्वास को और मजबूत कर देती है। तो रेणुका चौधरी की ये तस्वीरें आप देखिए। रेणुका चौधरी भी चुनाव लड़ रही हैं तेलंगाना से, और खम्मम सीट से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के टिकट पर, वोट डालने पहुंची हैं। क्या कह रही हैं, जरा सुन लीजिए। I should be able to win this race. It's the last mile that we are running, and I'm very, very optimistic that the values that we stand for, what Congress has done, Rahul and Gandhi and Priyanka Gandhi, what they represent to the nation, and I'm very optimistic that these values will make the citizens vote right, vote for the hand. Well, it's a good day. I'm hopeful that I should be able to win this race. It's the last mile that we are running, and I'm very, very optimistic. तो गर्मी बहुत हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेणुका गांधी किस तरीके से पसीने में से लथपथ थी, और बावजूद इसके उन्होंने जिस हौसले से कहा कि हम एक लंबी रेस में दौड़ रहे थे और ये लास्ट माइल है, आखिरी कुछ मील बचे हैं और मैं इसे जीतूंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और लोगों ने पहले भी भरोसा जताया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लीडरशिप पे, और इस बार भी भरोसा जताएंगे, और ये चुनाव और ये रेस मैं ज़रूर जीतूंगी। तो ये इस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बयान भी दिखा रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं जहाँ के चुनाव को लेकर के, जहाँ माहौल को लेकर के, माफ़ करिएगा, ये मेरठ की तस्वीरें हैं, और मेरठ में जो मुस्लिम बहुल सीट है एक तरीके से, वहाँ भी आप देखिए महिला वोटर, मुस्लिम महिलाएं जो वोटर हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में निकली हैं। और ये भी एक तस्वीर है
जो बताती है आपको कि किस तरीके से सभी लोग इसमें इस चुनावी समर में या यूं कहें कि इस चुनाव में कैसे हिस्सा ले रहे हैं और उससे इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान कैसे दे रहे हैं लोग। आप ये तस्वीरें देखिए। मुस्लिम महिलाओं को लेकर के अभी सवाल उठाए थे संजीव बालियान ने कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग नहीं हो रही है और कौन किसके बदले वोट दे रहा है ये पता नहीं लग पा रहा है और एक तरीके की धांधली है। ये सवाल अभी उन्होंने उठाया था। मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के और अभी मौजूदा सांसद भी हैं संजीव बालियान, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मेरठ की तस्वीरें हैं जहां की बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी वोट करने के लिए इकट्ठा हुई है, कतार में खड़ी हैं। इस तरह की तस्वीरें पूरे देश भर से आ रही है, अलग अलग इलाकों से, और हर जगह कमोबेश बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कुछ छिटपुट घटनाएं या कुछ छिटपुट खबरें इस तरह की आती रही है कि ईवीएम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन उसे फौरन एक तरीके से रिप्लेस किया गया है, उसे बदल दिया गया है और वोटिंग का काम पूरे देश में कमोबेश जो 91 सीटें जहां पर की मतदान चल रहे हैं ये ठीक से चल रहा है। अल्मोड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पे आज चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, और ये अल्मोड़ा की तस्वीर है। और ये 5 ही सीटें एक तरीके से उत्तराखंड की महत्वपूर्ण है और वीआईपी सीट मानी जा रही है। अरविंद जय तिलक, उत्तराखंड में जो 5 सीट है, 5 की 5 एक तरीके से वीआईपी सीट है जी, क्योंकि सभी जगह या तो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, मौजूदा मंत्री, इसी तरह के लोग सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये रावत साहब की परीक्षा होगी। हाँ जी, जब 2014 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय हाँ, कांग्रेस की सरकार थी हाँ, और मोदी जी के नाम पे कहिए भाजपा के नाम पर जो है 5 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। ठीक बात। अब इनके लिए जो है और बड़ी चीज की इतना बड़ा बहुमत मिला, 70 में 57 सीट जो रणजीत जी जो है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई। तो अब कहीं ना कहीं जो है उत्तरदायित्व तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और उन्हें 5 सीट जिता करके दिखाना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि बाकी देखिए 3 सीट जो है, जो पौड़ी है, फिर आपका नैनीताल है, हरिद्वार है, यहाँ स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि मजबूत है, लेकिन जो हरिद्वार और नैनीताल है यहाँ पर बसपा ने जो त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि बसपा की स्थिति वहाँ बहुत जीतने की नहीं है, लेकिन अगर बसपा मजबूती से लड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में जो है चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी कि दोबारा जो है उसको दोहराया जाए जीत को जी। तो आपको बता दें कि हरीश रावत जो कि नैनीताल और उधम सिंह नगर की जो सीट है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जो पौड़ी सीट है वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर मनीष खंडूरी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के बेटे हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। हरिद्वार से आप जानते हैं निशंक चुनाव लड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और इस तरीके से उत्तराखंड की कमोबेश सारी सीटें बहुत वीआईपी सीट है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरीश रावत वोटिंग करके लौट रहे हैं। तो ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये वो तस्वीर है जो एक तरीके से जिसको आप कह सकते हैं कि वीडियो ऑफ द डे या आप कह सकते हैं पिक्चर ऑफ द डे। ये वो तस्वीरें हैं, है ना, कि आप एक महिला जो सीधे होकर चल नहीं सकती, बिना सहारे के नहीं चल सकती, वो भी वोट डालने को, वो भी वोटिंग को कितना महत्वपूर्ण, कितनी तरजीह देती है। और ये आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। यही वो तस्वीरें हैं जो कि लोकतंत्र को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को महान लोकतंत्र बनाती है। जब कहते हैं कि इस देश का महान लोकतंत्र, तो वो महान लोकतंत्र इस देश के नेताओं से नहीं, इस देश के वोटर से बनता है, वो ऐसी तस्वीरों से बनता है, वो इस तरह के लोगों से बनता है। देखिए ये तस्वीर, व्हील चेयर पर बैठ के आए वोट डालने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और इस देश में लोकतंत्र को परिभाषित करती है एक तरीके से। ये वो तस्वीरें हैं। राजेंद्र जी, 91 सीटें, 20 राज्य, महत्वपूर्ण राज्य हैं। उसमें खास करके हम उत्तर प्रदेश के जिन पश्चिमी इलाके में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो सारी, उसमें से 8 में से 5 सीटें वो सीटें हैं जिसमें कि 2014 में 65% से ज़्यादा मतदान हुआ, 65% से ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट रहा इन सीटों पर। इस बार वोटिंग टर्नआउट कितना रहेगा ये महत्वपूर्ण है। अगर वोटिंग टर्नआउट घटता और बढ़ता है उसका क्या मतलब इस बार कैसे देखा जाएगा इस बार, अगर आप इस पर कोई प्रकाश डाल सकें।
देखिए, पिछले बार जो वोटिंग टर्नआउट रहा वो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट मोदी का करिश्मा था, मोदी के लहर थी। इस बार वो लहर नहीं है। लहर नहीं है। हाँ। अगर मतदान प्रतिशत घटता है तो ये मान लिया जाए कि, या मान लिया जाएगा कि इस बार वो लहर नहीं थी और इसका नुकसान बीजेपी को होगा, ये माना जाएगा? नहीं, ये हाँ। मत मानिए कि लहर पिछले बार जैसी थी। हाँ। वो मोदी वो अगर घटी तो मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूं कि 8 सीटें किस तरीके से मतदान हुआ था और प्रतिशत क्या था। नोएडा और गाजियाबाद जो कि सबसे ज्यादा अर्बनाइज सीट है, वहां मतदान सबसे कम हुआ है। इस देश की विडंबना है कि अक्सर हाँ जो बड़े शहर हैं वहां मतदान का प्रतिशत कम होता है, वहां के लोग वोटिंग को लेकर के कम जागरूक होते हैं, और जो पिछड़े इलाके होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पर ज्यादा मतदान होता है, अक्सर हमने देखा है। तो गाजियाबाद और नोएडा में जो सबसे एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से अर्बन सीट है, उसमें 52%, गाजियाबाद में 56%, लेकिन इसके बाद की जितनी सीटें हैं सब में 60% से ऊपर, मेरठ में 63%, बागपत में 66%, बिजनौर में 67%, मुजफ्फरनगर में 69%, कैराना में 73% और सहारनपुर में 74%। अब ये पोलराइजेशन और लहर दोनों को शायद दोनों तरफ इशारा करती है। राजेंद्र जी क्या अब मैं आपको बताऊं जी कि नोएडा में जो 52% हुआ था, हाँ, उसमें बीजेपी के महेश शर्मा 16,000 वोटर जीते थे। पर इसी से पड़ोस में सटे हुए गाजियाबाद में 5.5 लाख वोट से वीके सिंह 5.5 लाख से ठीक बात थे। तो वोट किसके पक्ष में, किस मैं आपको दिखा रहा हूं, वोटिंग की बात, परसेंटेज की बात हो रही है, आपके पास मैंने आएंगे। आपको बताया ना कि यही वोट मीटर आप अपने स्क्रीन पे अभी जो देख रहे हैं, वोट मीटर है 11 बजे तक कहां कितना परसेंट वोट हुआ था वो हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर 26% वोटिंग हुई है। 26% 11 बजे तक मुझे लगता है कि ठीक ही कहा जाएगा, ठीक ही कहा जाएगा। हाँ, कैराना में 24%। इसी ढंग से आगे बढ़िए तो बाकी सीटों पे भी किस तरीके से वोटिंग हुई है, 11 बजे तक का क्या अपडेट है, वो आप अपने इस नेशनल वॉइस के जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसके ऊपर के हिस्से पे जो हम वोट मीटर चला रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक बात है, आगे। हाँ रंजीत जी, राजेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि मुजफ्फरनगर में 26%। हाँ बताइए। पिछला ही वाला वोट इस बार हाँ इतना पड़ जाए नोएडा में, हाँ, तो महेश शर्मा हार चुके हैं। हाँ, अगर वो मैं बता रहा हूँ 14 का वोट जो अच्छा। 52% पड़ा था, हाँ, उतना वोट इस बार अगर पड़ जा रहा है 52%। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त मोदी लहर में एक बड़े नेता के तौर पर महेश शर्मा को बीजेपी जिताया गया। आज वो मोदी लहर नहीं है। अच्छा। और गांव-गांव में बीजेपी को लेके भिन्न विचार है। पहले बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में एक विचार था कि इनको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, कांग्रेस में बड़ा भ्रष्टाचार है। आज वो विचार नहीं है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। आज इनके ही सांसद और इनके लोगों की जो सत्ता की दबंगई थी उससे लोग पीड़ित हैं। अच्छा। किसान भी तमाम जो अपेक्षाएं किया था वो उसको पूरी होती हुई 5 साल में नहीं दिखी। अच्छा। और उसकी समस्याओं पर बीजेपी के लोग बात नहीं करते। अच्छा। इससे लोगों की और नाराजगी है। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि वो अगर वोट, और इसलिए जो गठबंधन लड़ा, कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जितना वोटिंग पिछले बार हुआ वही वोट परसेंटेज इस बार भी रहता है तो भी ये बीजेपी के लिए के फेवर की बात नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल फेवर की अच्छा। बात नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है, हाँ, वो इस बार हाँ, वोट बंटने नहीं दे रहा है। पिछले बार तमाम वोट बटे थे। अच्छा। सपा में भी गए थे, बसपा में भी गए थे। इस बार सपा और बसपा का वोट बैंक एक बंदे को मिलना है। तो पैरेलल की लड़ाई हो जा रही है, और इसमें जो तीसरी ताकत है वो अगर मजबूत नहीं है तो उसको लोग नेग्लेक्ट किए दे रहे हैं। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के ये है कि 11 बजे तक अभी जितनी भी सीटों पर अभी वोटिंग टर्नआउट यानी परसेंटेज जो आया है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, वो करीब यही 24, 25, 26, 27% यही इसी के बीच में वैरी कर रहा है, 24 से लेकर 27 के बीच में। तो मुझे लगता है कि अरविंद जयतिलक, अगर ये जो परसेंटेज जा रहा है, आपको लगता है कि जिस तरीके से 2014 में इन सीटों पर जब मतदान हुए थे वो 52%, तो खैर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़ दीजिए, 52 और 56%, बाकी की जो 5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं,
वहां पे जिस तरीके से मतदान हुआ था, आपको लगता है कि उसको क्रॉस कर पाएगा या उसको टच कर पाएगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि इस बार क्रॉस करेगा। देखिए, मतदान के प्रतिशत को थोड़ा हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं। हाँ, जो 2014 का था, हाँ, बशर्ते इसको धार्मिक एंगल में न लिया जाए। गौतम बुद्ध नगर और आप गाजियाबाद को देखिए तो गौतम बुद्ध नगर में कम से कम 86% हिंदू हैं। यहाँ चाह करके भी कोई भी राजनीतिक दल ध्रुवीकरण नहीं करा सकता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया के जब भी ध्रुवीकरण होता है मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। आप देखिए रणजीत जी, बाकी जो 6 सीटें हैं वहाँ 40 से लेकर के 38, 40, 45% तक जो है मुस्लिम मतदाता हैं। और जब मुस्लिम मतदाता निकलता है या हिंदू मतदाता निकलता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तहत, तो स्वाभाविक रूप से जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी देख लीजिए जहाँ इस तरह की प्रक्रिया राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाती है तो इसका असर साफ दिखता है, चाहे वो भावनाओं में बढ़ करके हो, चाहे एक जो कार्डर बेस पर हो, जो कुछ भी स्थिति हो। अच्छा। और इस बार मेरा मानना है कि देखिए गठबंधन के तहत देखिए तो बहुत संभल करके जो है प्रत्याशियों को उतारा गया है। आप केवल 2 जगह देखेंगे जहां पर कि जो कांग्रेस या गठबंधन जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, बाकी जगह पे ऐसी स्थिति की है कि कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मौका न मिलने पाए, इससे बचने का प्रयास किया गया है। अच्छा। हाँ, तो ये तो इसका असर जो है पॉजिटिव ही रहेगा हमारे समझ से। और मतदान को लेकर के दूसरी चीज एक और है कि दिनों ब दिन जो है जनता के बीच जो है जागरूकता बढ़ रही है। अच्छा। लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग जो आ रहा है, जिस देश की आबादी में बहुत बड़ा हिस्सा है, वह तो 100% मतदान करने के लिए उत्साहित है और अपने घर के परिजनों को भी प्रेरित कर रहा है। आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा बार बार जो है लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जो लोग वोट नहीं दे रहे उनके ऊपर व्यंग कसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है और जब एक वोट से देश की सरकार बदल सकती है। गाजियाबाद में कुछ अनूठी पहल हुई है कई जगहों पे। गाजियाबाद की डीएम ने बाकायदा एक निमंत्रण पत्र भेजा है वोटर्स को, जिसमें कि उन्होंने एक तरीके से गुजारिश की है, निमंत्रण दिया है कि कल वोटिंग का महापर्व है, चुनाव का महापर्व है और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये इस तरह के कुछ इनोवेटिव काम भी हो रहे हैं और जिससे वोटर्स में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको वोटिंग की, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, हर उम्र के लोग आपको दिख रहे हैं, नौजवान तो हैं ही, बुजुर्गों की तादाद भी आप देखिए, बुजुर्गों का उत्साह देखिए, बुजुर्गों की में का हौसला देखिए, किस तरीके से कतार में खड़े होकर के और वो वोटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं। हाँ, काशीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं। काशीपुर में जो पुलिस वाले हैं वो भी अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए वहाँ पहुँचे हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम काशीपुर की आपको दिखा रहे हैं। ठीक बात। हाँ, अरविंद जयतिलक जी, आप जो कह रहे थे उसको कंप्लीट करिए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही था, आपने बिल्कुल सही कहा कि गाजियाबाद में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं और छोटे मोटे प्रयास अन्य जिलों में भी जो संबंधित अधिकारी हैं प्रयास कर रहे हैं, तो उसका तो असर दिखेगा ही। और एक लोकतांत्रिक देश में होना भी चाहिए। और जब मैच्योरिटी आती है एजुकेशन को लेकर के और सरकार किस तरह का बने, अभी आपने दिखाया भी कि लोग विकास के मुद्दे पर जो चाहते हैं कि देश में सरकारों का गठन हो, जाति और धर्म से अलग हो, तो निसंदेह जो है लोग आगे बढ़ करके मतदान करेंगे, मत प्रतिशत जो है बढ़ेगा। कुछ इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं, हम जो आपको दिखा रहे हैं कि कुछ दलित मतदाता हैं जो जिनका आरोप है कि वो जब वोट डालने पहुंचे तो उन्हें वोटिंग से रोक दिया गया। उनके पास उनका वोटर आईडी कार्ड भी है, उसमें मतदाता सूची में नाम भी है, वो दिखा भी रहे हैं वो, और बावजूद इसके उनको वोटिंग करने से रोका गया। ये सुबह 10 बजे की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं जो आपको थोड़ी परेशान करती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत सारे और भी मानक तय किए हैं जिसके आधार पे आप वोटिंग कर सकते हैं। आपके पास वोटिंग आईडी कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी आपको मतदान से नहीं रोका जा सकता है। और भी वैकल्पिक इंतज़ाम हैं उसके लिए, लेकिन बावजूद इसके इनको रोका गया है। क्यों रोका गया है ये हम इस पर ज़रा और तफसील से हम आपको जानकारी देंगे कि क्यों इनको रोका गया और क्या वजह बताई गई। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 1 घंटे पहले की तस्वीरें हैं। अरविंद जयतिलक, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने, मीडिया ने
और बहुत सारे दूसरी जो NGOs हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, उन्होंने भी, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी एक तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर के और सारी पार्टियों के नेताओं ने अपने लोगों से अपील की है कि आप वोट चाहे जिसे देना हो लेकिन वोटिंग जरूर करिए, वोट जरूर दीजिए, वोट चाहे जिसे दीजिए लेकिन दीजिए जरूर। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ हमारे एक संवाददाता भी जुड़ गए हैं, आशीष रामोला देहरादून से। हम आशीष के पास चलते हैं। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? किस तरीके से वोटिंग चल रही है? क्या सब शांतिपूर्ण तरीके से है? कहीं कोई गड़बड़ी की खबर तो नहीं है? और क्या क्या अपडेट है आपके पास वोटिंग से रिलेटेड देहरादून में? देखिएगा, उत्तराखंड की बात करी जाए तो सुबह 6 बजे से ही जो है सभी पोलिंग बूथों में लाइन लग गई थी। सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पे लाइनों में खड़े हो गए थे और करीब अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करी जाए तो सुबह 9 बजे तक था जो 13.34% अभी तक वोट प्रतिशत रही। अगर 11 बजे की हम बात करें तो अभी तक 23.78% की बात करें। अभी जो सबसे ज़्यादा जो अभी तक मत जो पड़े हैं वो हरिद्वार जिले में पड़े हैं और जो कम अगर जो वोटिंग प्रतिशत जो रहा है वो देखा गया है कि चमोली जिले में अभी तक जो सबसे कम प्रतिशत रहा है वो यहाँ पे पड़े हैं। अगर हम यहाँ देहरादून की बात करें, जिस पोलिंग स्टेशन में हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, तो हम आपको भीड़ भी दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके सुबह जो यहाँ पे कतारें देखने को मिल रही थी, जो पीक टाइम था सुबह लोगों का, क्योंकि जो मौसम में भी देखने को मिल रहा है, सुबह थोड़ी ठंडक थी, उसके बाद अब जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो भीड़ भी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। सुबह अगर 6 बजे से 9 बजे तक के वक्त की हम बात करें तो लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब थोड़ी कतारों में थोड़ी कमी आ गई है क्योंकि धूप भी चरम पे है, तापमान लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, गर्मी काफी है। तो लोग अब जो देखने वाली बात यह होगी, जो अब दूसरा जो पीक टाइम निकल के आता है वो 4 से 5 बजे का जो 2 घंटे का जो समय होता है उसमें लोग फिर निकल के आते हैं। अभी जो है तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कई जिलों में ये देखा गया है कि ईवीएम की जो मशीनें हैं वो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर हम कैंट रोड की बात करें, गुरु रोड की, सुबह वहाँ पे जो हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक थे, साथ हम आपके पास अपडेट के लिए फिर से आते रहेंगे। आप वहाँ मौजूद रहिए और हमें लगातार अपडेट देते रहिए। हम आपके पास आएंगे फिर से, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बताएं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में वोटिंग का काम चल रहा है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अभी हमने आपको जो शामली से तस्वीर दिखाई थी उसमें जो वोटर, दलित वोटर था, उसका आरोप था कि किस तरीके से उसे वोटिंग से रोक दिया गया, बावजूद इसके कि उसका नाम वहाँ वोटर लिस्ट में था और पर्ची जो है मतदाता सूची वाली जो सूची है, जो पर्ची है, उसमें भी उसका नाम था, बावजूद इसके उसे वोट देने से रोक दिया गया। तो शामली से बूथ नंबर 46 से ये सदर सीट है या सदर इलाके के बूथ नंबर 46 की ये घटना है और वहाँ से ये खबर आई थी। ये इतना भावुक हो गया, ये वोटर की मीडिया से बात करने के दौरान ये रोने लगा। इसके परिवार के लोग भी उसके साथ मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके से इसके हाथों में वो पर्ची है जिसमें कि इसका नाम भी है, बावजूद इसके इसे वोटिंग से क्यों रोका गया, हम इसकी और तहकीकात, इसकी और पड़ताल करने में लगे हुए हैं। हम आपके पास और अपडेट के साथ आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे वोटिंग टर्नआउट की बात तो हो गई। अब सवाल ये है कि वोटिंग, हम बात ये कर रहे थे अरविंद जयतिलक, वोटिंग टर्नआउट की जो हम बात कर रहे थे उसके वो करने के पीछे हमारा मकसद ये था कि इस बार अगर वो वोटिंग टर्नआउट उतना नहीं रहा, यानी वोट का परसेंटेज उतना, वोटिंग का परसेंटेज जितना पिछली बार 2014 में गया था 74% से लेकर के 63% के बीच में, जो 6 सीटों पर ये गाजियाबाद और नोएडा छोड़ दिया जाए, तो अगर इतना वोटिंग टर्नआउट नहीं गया हुआ इस बार तो इसका क्या मतलब होगा? ये किसके फेवर में जाएगी? अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो किसके फेवर में जाएगी और घटता है तो किसके फेवर में जाएगी? क्या आपको लगता है? अमूमन ये धारणा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता है, लेकिन अभी आपने दिखाया कि किस तरह से जो गाजियाबाद में और उसका गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है, दोनों के एक जगह कम होने के बावजूद भी जो है एक प्रत्याशी जीत गया और दूसरा जो है मामूली मतों से जीता। खैर ये अलग बात हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इन 2 जिलों को हटा दीजिए, बाकी जो 6 जिले बनते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि महागठबंधन बनने के बाद जो है यहाँ बहुत बड़ी लामबंदी हुई है। अच्छा। और उसका असर तो जो है भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा ही, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब जैसे सहारनपुर का मसला ही लीजिए, मान लीजिए सहारनपुर में जो है वहाँ पे बसपा के हैं, महागठबंधन के जरिए बसपा के प्रत्याशी हैं और जो है कांग्रेस भी वहाँ पे जो इमरान मसूद को उतारी है।
तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग दिखेगी आपको। जो उसका जो चुनाव परिणाम आएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं रहता, मुस्लिम प्रत्याशी, दोनों मुस्लिम प्रत्याशी, महागठबंधन का भी और वो भी, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो है परिणाम दूसरा होता। लेकिन दो हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधे भाजपा को लाभ मिलेगा। उसका एक कारण और है। अब देखिए, महागठबंधन के पक्ष में जो है जमीयत उलेमा हिंद जो है पूरा जो है पेपर निकाल दी कि नहीं जो है आप लोग इनको वोट करिए। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण, अब यहाँ ध्यान देना होगा रंजीत जी की सबीरपुर जो है सहारनपुर में ही पड़ता है, दलित और सवर्णों के बीच बड़ा हुआ था। उस समय चंद्रशेखर उर्फ रावण जो है बड़ी ताजगी के साथ बाहर उभर करके आए थे सतह पर, और उन्होंने वहाँ के लोगों को जो लामबंद भी किया, जो दलित लोग हैं, तो उन्होंने जो कांग्रेस के पक्ष में, इमरान मसूद के पक्ष में किया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये नहीं, वो तो लेकिन कल जो देवबंद में रैली हुई गठबंधन की, उसमें बाकायदा उनके समर्थक उनके फोटो लेकर के और उनके कार्ड लेकर के, प्ले कार्ड लेकर के वो वहाँ पहुँचे और बीएसपी के पक्ष में, मायावती के पक्ष में और रावण के पक्ष में उन्होंने नारेबाजी की। तो अभी संयोग से मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि जब मैं पिछले दिनों जब सहारनपुर गया था इलेक्शन कवरेज के सिलसिले में, तो मेरी मुलाकात चंद्रशेखर से हुई थी और हमने उनसे पूछा, उसके बाद उसके एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और हमने उनसे पूछा कि भाई ये इस मीटिंग के मतलब क्या है, क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ये मैं बहुजन की राजनीति करता हूं और बहुजन की राजनीति ही करूंगा। मुझे बहुजनों की राजनीति ही करनी है और बाकी लोग मिलने जुलने का तो औपचारिक भेंट मुलाकात कोई भी किसी से मिल सकता है, लेकिन जहां तक हमारी राजनीति का सवाल है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि बहुजन वोट बटे या उसमें कोई बिखराव हो। तो इस तरीके से भी एक तरीके से इसको देखा जाए। और फिर देवबंद की रैली में जो चंद्रशेखर के समर्थकों का बड़ी तादाद में आना, मायावती के पक्ष में नारेबाजी करना, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, इसको रणनीतिक हिस्सा के तौर पर भी यह झंडा पोस्टर किसी और के हाथ में और वह जो किसी और का हो व्यक्ति जो है, इस तरह से राजनीति में होता रहता है। दिखाने का प्रयास किया जाता है कि ठीक है कि आप जो है एक अलग नेतृत्व लेकर के चल रहे हैं, लेकिन लोग जो है आपके साथ नहीं है, वो हमारे साथ हैं। तो ये एक भी रणनीति हो सकती है बहुजन समाज पार्टी या महागठबंधन की, कि ताकि उनका जो है चंद्रशेखर रावण का जो है इस तरह की जो है उनको ढीला किया जाए। लेकिन कल की जो बात सामने उभर करके आई कि उन्होंने जो कांग्रेस के पक्ष में, जो इमरान मसूद के पक्ष में उन्होंने ताकीद किया लोगों ने उनका जो है समर्थन करें, तो स्वाभाविक रूप से अगर वहां पे ध्रुवीकरण होगा और वोट बटेंगे एक समुदाय के जहां 5-5.5 लाख वोट है, तो भाजपा को तो सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मान लीजिए मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान साहब और अजीत सिंह है, वहां पे सीधे मुकाबला, वहां कांग्रेस जो कोई अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किए। और अभी आपको मैं रोकूंगा, अभी आज नामांकन का दौर भी चल रहा है। स्मृति ईरानी, नामांकन करने के बाद नागरिकों को, सभी वोटर्स को, कि लोकतंत्र का ये उत्सव फलीभूत तब होता है जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाकर विकास की कामना करते हुए अपना वोट देता है। मैं अनुग्रहित होंगी अगर हर परिवार से वोटर चल के आज पहुँचे, जिन जिन के यहाँ पर पोलिंग का आज दिन है, और अपना वोट वो बहुमूल्य आशीर्वाद दें। जहाँ तक कि आज लोकसभा के चुनाव की बात है, जनता जनार्दन चाहती है कि भारत के नवनिर्माण के संदर्भ में कोई विजन हो, जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की। उस विजन को प्रस्तुत करने के साथ साथ 5 साल के काम का ब्यौरा भी हमने दिया। ये हमारा प्रयास रहा इन 5 सालों में कि प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक माह में, प्रत्येक दिन हम अपनी जनता से जुड़कर जो काम कर रहे हैं उनको जनता के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। अभिलाषी हैं कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर मिलेगा। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने और 5 साल उन्होंने प्रधान सेवक बनकर देश की सेवा की। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश भर की तस्वीरें जो अलग अलग इलाकों से आ रही है। लोग जो वोटिंग करके आए हैं उनके चेहरे पर उत्साह देखिए, और जो लोग, ये कश्मीर की तस्वीरें हैं आप देखिए, हाँ, और जो लोग वोटिंग के लिए कतार में खड़े हैं उनके चेहरे को भी देखिए। और इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि इस देश में लोकतंत्र